हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। हम आपकी ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट रीड कर रहे थे और उसमें आपने देख लिया था कि गांधी जी ने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर क्या बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड, मतलब सभी की ज़रूरत के लिए अर्थ ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक इंसान की लालच के लिए नहीं, या फिर किसी की लालच के लिए नहीं दिया है। हमारे अर्थ ने हमको सभी की नीड के लिए अवेलेबल रिसोर्स अवेल करवाए हैं। आगे देखिए उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्या है, एक कोई इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ था, एक क्लब ऑफ रोम जो है उसने रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर फर्स्ट टाइम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या है आवाज़ उठाई थी। उसी के बारे में अपने रीड करेंगे। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्लब ऑफ रोम है उसने क्या किया था, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए फर्स्ट टाइम एकदम सिस्टमेटिक वे में 1968 में एक बात कही थी। सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलॉसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय शुमाकर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। और उसी के चलते 1974 में जो गांधीयन की फ़िलॉसफी थी, मतलब जो गांधी जी की सोच है, उसको क्या शुमाकर ने अपनी एक बुक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नाम से उसके अंदर प्रेजेंट किया था। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। अब ये जो सेमिनल कंट्रीब्यूशन है, इसमें जो योगदान दिया गया था रिसोर्स कंजर्वेशन को की रेस्पेक्ट को लेकर ग्लोबल लेवल पे, ये जो है वो रिपोर्ट जो है वो ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने पब्लिश की थी 1987 में। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन विच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। अब देखिए इसी जो ब्रूटलैंड कमीशन एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1987 में, इसने इस रिपोर्ट में क्या कौन सा कंसेप्ट अपनाया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया था और साथ ही साथ रिसोर्स कंजर्वेशन के कुछ तरीके के बारे में भी बताया था। और ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन के जो मेथड्स थे इसको आगे जाकर एक बुक थी आवर कॉमन फ्यूचर, उसके अंदर पब्लिश किया गया था। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील इन 1992। और एक और इसी तरह का जो रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर जो आवाज़ उठाई गई थी वो कौन सी थी, जो अपने पहले भी रीड कर चुके हैं, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था 1992 ब्राज़ील में, वहाँ पर। ठीक है, तो आपको बुक के नाम याद रखना है। पहला तो शुमाकर वाली स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल जिसमें गांधीयन की फ़िलॉसफी को जो है वो उसका जिक्र किया गया था, और सेकंड वन है आवर कॉमन फ्यूचर जो क्या है ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है उसके बारे में है। ठीक है, तो आगे का पार्ट है वो अपने रीड करते हैं। अब अपने रीड करेंगे लैंड रिसोर्सेज। अब आपने देखा होगा कि रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, अपने क्लासिफिकेशन में देखा था। ठीक, अब जो रिसोर्स है वो भी क्या है अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल है। जैसे हमारे पास में क्या है, लैंड भी क्या है हमारे लिए एक रिसोर्स है, एयर भी रिसोर्स है, वाटर भी क्या है हमारे लिए रिसोर्स है। तो यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया गया आपकी बुक में। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज़। इसमें जो है लैंड यूज़ के बारे में बताया गया है, उसके साथ साथ में उसकी लिमिटेशंस के बारे में बताया गया है। लैंड जो है वो कैसे यूज़फुल है इस पैराग्राफ में वही डिस्कस किया गया है कि हम एक ऐसे लैंड में रहते हैं या ऐसी धरती पर रहते हैं। वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब हमारे जो भी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे फैक्ट्री और लगा ली किसी ने तो वो भी क्या है लैंड पर होगी। फिर क्या है, जैसे कोई एग्रीकल्चर कर रहा है वो भी किस पे हो पाएगा, लैंड पर हो पाएगा। तो हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए लैंड का यूज़ लेते हैं। इसलिए लैंड क्या है, एक अटमोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। साथ ही साथ में देखो इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और साथ साथ में लैंड के यूजेस क्या है कि ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, जो भी प्लांट वगैरह और उगे हुए हैं वो इस लैंड पर ही है। वाइल्ड लाइफ मतलब जो
एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह रह रहे हैं, और ह्यूमन लाइफ, अपने ह्यूमन बींग्स भी क्या हैं, लैंड पे रह रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हमारी लैंड पे परफॉर्म हो रही है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके लिए भी हम लैंड का यूज़ लेते हैं। हाउ एवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ ए फिनाइट मैग्नीट्यूड। लेकिन हालांकि जो लैंड है ना, वो कैसा एसेट है, कैसा हमारे लिए एक पूंजी है, जो क्या है, फिनाइट मैग्नीट्यूड की है। फाइनाइट मैग्नीट्यूड मतलब इन्फिनाइट नहीं है, मतलब कि धरती पर जो लैंड है, ऐसे नहीं है कि लैंड जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। लैंड की क्या है, जो एरिया है या जो हमारे पास में लैंड अवेलेबल है, वो फाइनाइट मात्रा में है, इन्फिनाइट नहीं है, ठीक है ना। जैसे हवा है, वो तो क्या है, इन्फिनाइट है, लेकिन जो लैंड है वो क्या है, हमारे पास में फाइनाइट है, सीमित है। अब इसमें देखिए, जो प्लेन्स है हमारे पास में, वो कितना है, 43% है। जो माउंटेन एरियाज़ है वो कितना है, 30%, और जो प्लेट्यू रीजन है 27% है। प्लेट्यू रीजन आप सभी को पता होगा, टेबल लैंड को बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर जो ज़मीन होती है उसके क्या कहते हैं, अपने प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो लैंड है वो हमारे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा, प्लेन, माउंटेन्स और प्लेट्यू। और साथ साथ में लैंड क्या है, एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड वाला एसेट है। इसलिए हमारे लिए क्या है, जो भी अवेलेबल लैंड है उसको हमको क्या करना चाहिए, केयरफुल प्लानिंग के साथ में यूज़ में लेना चाहिए। अब ये जो लैंड पैटर्न बता रखा है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, इंडिया का बता रखा है, ओके। तो इंडिया में क्या है, बहुत टाइप के रिलीफ फीचर्स है, आप सभी को पता है। माउंटेन एरियाज़ भी है, प्लेट्यू रीजन भी है, प्लेन भी है, और आइलैंड भी है। तो उसी के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है कि 43% आपका प्लेन एरिया है, ठीक है ना, और माउंटेन जो है वो आपका 30% है, और प्लेट्यू जो है वो आपका 27% है, ठीक। और ये सारे रीज़न जो है, इनके अंदर क्या है, आपका बहुत ज़्यादा अच्छे रिजर्व्स है मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के, और क्या है, फॉरेस्ट लैंड भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है लैंड यूटिलाइजेशन। अब जो लैंड है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है, अपने इंडिया में ले लो या फिर दूसरी जगह। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस। लैंड रिसोर्सेज का इन पर्पज़ के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5 पॉइंट है। फर्स्ट देखो, फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट लैंड आपको सभी को पता है, जंगल वाला एरिया। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड ऐसे हैं जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं करते हैं, वो कौन सा है, बैरन और वेस्ट लैंड। मतलब कि वो क्या ऐसे बंजर भूमि टाइप होती है ना, वेस्ट लैंड, ठीक है, जैसे डेजर्ट एरिया हो गया, उसके ऊपर क्या नहीं कर सकते हम, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। ऊपर से रेनफॉल शॉर्टेज भी काफ़ी कम होता है उधर, रेनफॉल होता है उधर, सॉरी, इसका तो रेनफॉल शॉर्टेज की वजह से हम उस एरिया के ऊपर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, तो वो वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आएगा। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, एग्जांपल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, ऐसे एक्सेट्रा। और कुछ लैंड क्या होता है जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए होता है, जैसे कुछ बिल्डिंग बना ली, रोड बना लिया, फैक्ट्री बना ली, उस टाइप से। थर्ड कैटेगरी में आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ऐसे अनकल्टिवेटिंग लैंड जिसमें फैलो लैंड क्या है, उसको एक्सक्लूड किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। तो वो देखिए कौन से अदर परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ऐसे लैंड जहाँ पर क्या है, जो कैटल वगैरह और क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, तो वो क्या हो गया, परमानेंट पास्चर्स है और ग्रेजिंग लैंड है। सेकंड वन है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। अब देखिए ऐसा लैंड जो क्या है, जहाँ पर क्या है, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव है, मतलब अलग अलग टाइप के क्या है, ट्री के झुंड है, और इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, नेट सोन एरिया में, मतलब कल्टीवेशन वाले एरिया में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैरायटी ऑफ ट्रीज जो है वो उगे हुए हैं। फिर देखिए कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। अब देखिए कुछ लैंड ऐसे हैं जिस पर क्या है, एक बार तो खेती की, अपने कल्टीवेशन किया, एग्रीकल्चर किया, लेकिन उसको 5 सालों से भी ज़्यादा क्या है, उसके ऊपर हमने कुछ भी क्या नहीं किया है, कोई क्रॉप नहीं उगाई है, ठीक है ना, कुछ भी कल्टीवेशन नहीं किया। तो ऐसा लैंड किस कहते, इस लैंड को हम क्या कहते हैं, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, जो 5 साल से ज़्यादा भी क्या है, अनकल्टिवेटेड रखा गया है। अब देखिए फोर्थ आता है फैलो लैंड्स। करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो करंट फैलो लैंड कौन से होते हैं, जिसको हम क्या है, विदाउट कल्टीवेशन रखा गया है, 1 या
मोर देन लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब 1 साल या उससे कम के लिए जिसके ऊपर हमने कल्टीवेशन नहीं किया है, कुछ भी क्रॉप वगैरह नहीं उगाई है, तो वो किस में आता है आपका करंट फैलो में आता है। सेकंड देखिए, अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। अब सेकंड कौन सा है, अदर देन करंट फैलो, करंट फैलो के अलावा जो क्या है अनकल्टिवेटेड रखा गया है 1 से 5 साल के एग्रीकल्चर ईयर्स के बीच में। फिफ्थ वन देखिए, नेट्स ऑन एरिया, एरियाज ऑन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट्स ऑन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब नेट्स ऑन एरिया ऐसा एरिया होता है जिसको क्या है एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से भी ज़्यादा बार क्या है उसके ऊपर क्या है कुछ क्रॉप उगाई हुई है, तो वो एरिया क्या कहलाता है, नेट्स ऑन एरिया कहलाता है। प्लस नेट्स ऑन एरिया जो है वो और क्या कहलाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा, लैंड रिसोर्सेज के बारे में, एक इंटरनेशनल लेवल पर जो कंजर्वेशन जो भी हुए थे आयोजन जो है सेमिनार वगैरह, और उसके बारे में रीड किया, और एक लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में आपने रीड किया जिसमें फॉरेस्ट आ जाता है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन आ जाते हैं, दूसरे अनकल्टिवेटेड लैंड आ जाते हैं, फैलो लैंड्स आ जाते हैं, और नेट्स ऑन एरिया आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे का पार्ट जो है उस चैप्टर का जो लैंड यूज़ पैटर्न है इंडिया में वो अपने कल रीड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।